नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर अभी 8-9 जनवरी और आगे अभी नहीं हुआ है, उन सभी साथियों के लिए साइंस के मोस्ट 100 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी के वही टॉपिक्स मैंने लिए हैं, वही चैप्टर्स लिए हैं जहां से रेलवे ने अब तक परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चंस पूछा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आपको क्लास जो है बिल्कुल कंप्लीट देख लेना है बिना स्किप किए हुए। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिनका सीटी वगैरह नहीं दिख रहा है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, इसके अलावा जो मैं आपको करेंट अफेयर्स के क्लासेस मैंने करवा दिए हैं आपको ऑलरेडी, और जो करवाऊंगा उसको आप जरूर से जरूर देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा पादपों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो लोहा है, मैग्नीज भी है, ठीक है, देखिए क्लोरीन भी है। ये जो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम दिख रहा है ना साथियों, मैग्नीशियम जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। आपको देखिए बता देते हैं सारा सब कुछ। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व आपका नहीं है। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर बात करें ना, तो सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या क्या आता है देखिएगा। जिंक आता है, कॉपर आता है, मैग्नीज आता है, आयरन आता है, बोरोन आता है और देखिए मोल्बिडेनम आता है। द्वितीय पोषक तत्वों की बात करें तो देखिए, द्वितीय पोषक तत्वों में कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है, ठीक है। इसके अलावा साथियों, जो प्राथमिक पोषक तत्व होता है पौधों के लिए, जो बिल्कुल सबसे अधिक मात्रा में चाहिए, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिए, पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए, पादपों में जो जाइलम होता है वो भाई किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? केवल आप अगर यहाँ जल करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जल और घुले हुए खनिज जब ऑप्शन में हो तो इसी को टिक करना है, ध्यान रहे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जल और घुले हुए खनिज के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है? तो भाई, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है? साथियों देखिए, करेक्ट आएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है जो पौधों की ग्रोथ को है ना कम करता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है? बताइए, स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है? तो भाई देखो, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही तो है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं है? देखिए, जीरोफाइट किसको बोलते हैं? तो जीरोफाइट कुल के पौधे, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, उनको हम जीरोफाइट पौधे बोलते हैं। और जीरोफाइट की विशेषता क्या होती है, क्या नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं, जीरोफाइट की विशेषता छोटी पत्तियां होती है, मोमी उपत्वचाव होता है, गर्त में रंध्र होता है, लेकिन स्टोमेटा की बड़ी संख्या इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, हेलोफाइट पादप वह है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उगते हैं? बताइए, जो हेलोफाइट पादप होते हैं वो किस प्रकार की मिट्टी पर उगते हैं? तो लवण वाली मृदा पर, यानी जो लवणीय मृदा पर उगने वाले पादप होते हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है आपके पेपर के दृष्टि से। अभी तक जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है 27 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे भी वही आपका पैटर्न रहने वाला है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन का पूल भाग नहीं है? देखिए, पादपों में संवहन का पूल भाग आपका फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, कैम्बियम भी है, एंडोडर्मिस तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडोडर्मिस। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? बताइए, इनमें से वो कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो साथियों देखिए, समुद्री जल में जो है ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है और आसुत जल में जो ध्वनि की चाल होती है ये 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल्स में कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? करेक्ट होगा लवणकाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रकाश संश्लेषण जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें पर्णहरित नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल होता है। पत्ती में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है साथियों, क्लोरोप्लास्ट। देखिए निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम जो है वो एक द्रव है? तो यहाँ आपको फोम दिख रहा है ना, बिल्कुल फोम जो होता है इसमें परिक्षेपण माध्यम जो होता है एक द्रव होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? देखिए क्लोरीन का दो समस्थानिक होता है, एक आपका होता है साथियों क्लोरीन 35 और 37, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 17 जो आपको दिख रहा है ये तो क्लोरीन का परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, और ये जो है 35 और 37 ये तात्विक क्लोरीन का क्या होता है? तो भाई समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा धातु है जो कि तेल में नहीं भंडारित होती है? सोडियम बिल्कुल केरोसिन के तेल में, पोटासियम भी, लिथियम भी तेल में ही संग्रहित होता है, लेकिन रूबिडियम तेल में संग्रहित नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूबिडियम आपको यहाँ याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें? सबसे पहले देख लेते हैं पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। उर्वरक के रूप में बिल्कुल किया जाता है, औषधि के रूप में बिल्कुल, बारूद बनाने में भी पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन मांस उत्पादकों के परिरक्षक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके टाट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है? तो देखिए ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि तेजी से होने वाले बाष्पीकरण को रोका जा सके जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से ना हो जाए। ऑप्शन नंबर ए ही परफेक्ट है, आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीचे निम्नलिखित गैसों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, यही आपको बताना है। ए में लिखा है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं क्या? बिल्कुल होता है भाई, ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम होता है, ट्राइटियम होता है, 3 होता है। बी में लिखा हुआ है, देखिएगा बी में लिखा हुआ है हीलियम बिजली के बल्ब में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली गैस है, बिल्कुल गलत है। हीलियम को थोड़ी ऑर्गन को बिजली के बल्ब में भरा जाता है ना, तो यही गलत है। आंसर तो आपका ही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। अंतरिक्ष यानों में रॉकेट इंजनों में ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। खाद्य पैकेजिंग में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैसीय रूप उपयोग किया जाता है, जैसे कि आलू चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है लेज में, उसमें साथियों नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है ना। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है रेलवे कि आलू चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा होता है? याद रखना नाइट्रोजन, ताकि ऑक्सीकरण से बचा जा सके, इसीलिए है ना। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा, गलत ही आपको चुनना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कांच के लिए सत्य नहीं है भाई? बताइए। देखिए ए में लिखा है सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में जाना जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ये भी सही है। सी में लिखा है कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्टलता विकसित होती है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। डी में लिखा है विभिन्न रंगीन सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो भाई किसी भी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? बताइए कागज के विरंजन में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोराइड का। अगर क्लोराइड ऑप्शन में ना मिले तो पोटेशियम परसल्फेट आपको ऑप्शन में मिलेगा, वही आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित ऊर्जा अंतरणों में से कौन सा संवहन का एक अच्छा उदाहरण है?
ए में है माइक्रोवेव ओवन में भोजन को गर्म करना, गैस स्टोव पर एक बर्तन में जल उबालना। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवहन का उदाहरण यही आपका है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए कि जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है। देखिए ए में है सूर्य के प्रकाश का एकल अपवर्तन, बिल्कुल। सूर्य के प्रकाश का एक आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल ये भी शामिल है। सूर्य के देखिए नहीं, ये तो गलत है ना यार, सूर्य के प्रकाश का एकल अपवर्तन कैसे होगा, एकल परावर्तन भी नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश के दो आंतरिक परावर्तन भी नहीं है। सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, जिसको पुनः आंतरिक परावर्तन हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं किस प्रकार के त्रिभुज। तो याद रखना ये एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है। देखिए परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व है वह है साथियों आपका सीजियम। सीजियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व है जो सम्मिलित होता है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटासियम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा पोटासियम। बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं, कल आपका पेपर है ना, अच्छे से गर्दा उड़ा के आना। करंट अफेयर्स वाली क्लासेस बहुत जरूरी है, देख ही लेना। निम्न में से कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है भाई, बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है, बताइए। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो मैग्नीशियम, जो कि पर्णहरित में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है, बताइए। देखिएगा एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस को क्यों भरा जाता है। तो याद रखना बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमान को कैपिटल टी और सेल्सियस तापमान को स्मॉल टी सी से यहाँ पर संदर्भित किया जा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच सही संबंध कौन सा है ये आपको बताना है। तो साथियों देखिए मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि जब किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 डिग्री आपको ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन होता है ना। तो देखिए इसमें जब हम 273 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि ये 310 निकल के आएगा आपका मान, जो कि केल्विन का मान देगा। तो वही बात है, तो यही संबंध ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टी बराबर देखिए जितना भी सेल्सियस का ये केल्विन का तापमान दर्शा रहा था, ये सेल्सियस का। तो देखिए सेल्सियस में जब आप 273.15 आप जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपका केल्विन का मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट सही संबंध है। ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात को पार नहीं कर सकती है, कई बार मैंने पढ़ाया है। निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप, ठीक है। आगे देखिए वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली यानी ट्रू फिश है। तो देखिए जो मीन वर्ग की मछलियां होती है वो असली मछलियां ट्रू फिश होती है। तो उड़न मीन यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका करेक्ट होगा उड़न मीन। प्राणियों देखिए प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है, बताइए किस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में वसा का संयोजन होता है, संग्रहण होता है। तो करेक्ट होगा एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है भाई। आगे देखिए निम्न में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम किस कोशिकांग से बनता है, गोल्जिकाई से ही बनता है ना। ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, जिसको कोशिका की आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहते हैं। अंतर प्रद्रव्य जालिका या अंत प्रद्रव्य जालिका आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकोइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली की कितनी तहों से होकर गुजरना होगा। तो भाई करेक्ट होगा 4 परतों से होकर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कारण से वायुमंडल, ये क्वेश्चन जो है ना आपको याद कर लेना है, याद ही रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। 4
देखिए निम्न में से किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? बताइए, निम्न में से किस कारण से वायुमंडल में रुद्धोष्म ताप जो है वो परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वायु का प्रसार और संपीड़न के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्षण की संघटन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोज्य है? देखिए, वर्षण की संघटन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, बादल जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। वे बादल जो हिमीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है। निम्न में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण यह चमक होती है? करेक्ट आएगा, जिनॉन के कारण। जिनॉन जिसे हम जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। निम्न में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है? बताइए, इनमें से कौन सी विशेषता है जो एक यौगिक में नहीं होती है? तो यौगिक में जो है ना, संघटन परिवर्तनशील जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे निरूपित होता है? तो उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का जो संबंध है ये भाई कैलोरीमिति, याद रखना, कैलोरीमिति के सिद्धांत से निरूपित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है साथियों। आगे देखिए, किसी द्रव का दाब गहराई h के साथ P बराबर P0 प्लस PgH के रूप में परिवर्तन होता है, जहां P उस द्रव का घनत्व है। यह व्यंजक किससे संबंधित है? तो याद रखना, ये पास्कल के नियम से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, पास्कल के नियम से। लसिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये में लिखा है, लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है। बिल्कुल सही है। लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी नहीं। रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा भी लसिका परिसंचरण नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्राणियों के निम्न में से किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? किन प्राणियों में 3 चैम्बर का या 3 कोष्ठीय का हृदय होता है? तो याद रखिए, उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं भाई? तो देखो, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम कार्बोनेट और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? बताइए, इन दोनों में से किसकी अभिक्रिया, इनमें से किन 2 की अभिक्रिया कराने से हाइड्रोजन गैस निकलेगी? तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी एक धातु और अम्ल को जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है? बताइए, कौन सा लक्षण है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है? तो ऑप्शन नंबर बी कि कमरे के तापमान पर ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये यौगिक जो आपको दिख रहा है ना, इस यौगिक में क्या है? देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि इसके एक अणु में 17 परमाणु है। बिल्कुल, एक अणु में 17 परमाणु ही तो है ना, देख लो आप। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु पूछा है ना, कार्बन का 7, हाइड्रोजन का 7, 14 हो गया, ऑक्सीजन का 2, 16 हो गया और नाइट्रोजन का 1, 17 ही तो हुआ ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? बताइए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी करता है, लेजर भी करता है, टेलीविजन सेट भी। मोमबत्ती नहीं करता है यार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मोमबत्ती। निम्न में से कौन सा या कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? तो कौन सा जो है पादपों का मुख्य अवशोषक अंग होता है? तो देखिए, केवल जड़ और पत्ती दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? बताइए। देखिए, हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य आहार का निर्माण, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन, ये सभी है, लेकिन खाद्य और जल का चालन ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकता अवरुद्ध कर दिया जाए यानी ब्लॉक्ड कर दिया जाए, तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा?
ऑप्शन नंबर बी, जल और विलय का अभिगमन नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? ये तो मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खाद और जल का चालन। एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? बताइए, एक वास्तविक फल निम्न में से किससे निर्दिष्ट होता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। यही कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता? इनमें से कौन सा कारक है जो बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कवक। कवक राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग कैसा होता है या क्या होता है? देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग होता है वो भाई क्या होता है? प्रकाश होता है, याद रखना। देखिए मानव आंख की अगर बात करें ना तो 380 से 700 नैनोमीटर तक की तरंगदैर्घ्य का पता लगा सकती है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में लिखा है कि प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकते हैं। यार यही तो गलत है, प्रवाल अलवणीय बोला है जबकि प्रवाल भित्तियां जो होती है केवल लवणीय जल में ही उगती है, तो यही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करके टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? देखने से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पर सबसे अधिक है ना N2O5, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है, यह ग्रेफाइट से कठोर होता है। बिल्कुल सही है ये तो भाई, गलत आपको बताना है। इसमें कार्बन की उतनी ही प्रतिशतता होती है जितने की ग्रेफाइट की। बिल्कुल सही है। यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक होता है क्या? बिल्कुल गलत, क्योंकि ग्रेफाइट हीरा से ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है। यही गलत है, यही आंसर होगा, गलत ही आपको चुनना था। आगे देखिए, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने के बराबर होती है? तो देखिए करेक्ट होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साधारणतः किस रूप में निर्दिष्ट की जाती है? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र दिक्पात और क्षेत्र अनाति दोनों पर। अगला है, निम्न में से किससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है? बताइए, इनमें से किससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है? देखिए उबलते हुए जल से साथियों, याद रखना, ठंडे जल से नहीं, उबलते हुए जल से आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। देखिए पानी को उबालना बड़ी मात्रा में भाप उत्पन्न करता है जो ऑक्सीजन को विस्थापित करके आग को ठंडा भी करता है और आग को बुझा भी देता है भाई। आगे देखिए, निम्न में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? नहीं होती है ये बताना है। उबलते जल में तो होती है, समुद्र और भूमि और समुद्री पंद पवन से भी होती है, वायु भट्टी के चारों ओर वायु के परिसंचरण से भी होती है, लेकिन बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना यह संवहन के कारण नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक लक्षण है जो पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? देखिए आलू में आंख का पाया जाना भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तने के रूपांतरण यानी कायिक प्रबंधन का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्न में से कौन सी भूमिका या भूमिकाएं निभाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणुओं का परिपक्वन और उसकी गतिशीलता। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट प्रकार का दूध है जो दूध पिलाने वाली माता में उत्पन्न होता है और यह मानव के नवजात शिशु में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए एक अनिवार्य होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवस्तनी, यानी जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले वाला दूध जो माँ अपने बच्चे को पिलाती है उसको नवस्तनी यानी कोलोस्ट्रम के नाम से हम जानते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं? तो भाई ये मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं साथियों। प्रोटोप्लाज्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य ऑप्शन नंबर ए। कोशिका का सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः कौन सा है? तो कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो तो केंद्रक होता है और सबसे छोटा राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। बताइए कोशिका द्रव्य में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जो तरल भाग होता है कोशिका का, ठीक है, उसमें कौन सा कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, ये सभी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका क्या कहलाती है, यानी जिन कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है उन कोशिका को क्या कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम करेक्ट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं, तो भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों ही है। वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की थी। देखिए वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने जो है ना राइबोसोम की खोज की थी लगभग 1955 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के प्रकार कौन से होते हैं। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें साथियों राइबोसोम पाया जाता है, और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है इसमें वसा और लिपिड्स पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों करेक्ट आएगा। जूल प्रति केजी, ठीक है, जूल प्रति केजी किसकी एसआई इकाई है, तो साथियों जूल प्रति केजी जो है ये गुप्त ऊष्मा की एसआई इकाई है भाई। ऑप्शन नंबर सी गुप्त ऊष्मा। जूल प्रति सेकंड किसकी एसआई इकाई है, तो जूल प्रति सेकंड ये शक्ति, सामर्थ्य, पावर, उपयुक्त तीनों की एसआई इकाई है। आगे देखिए गौस किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। गॉस जो है ये किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चुंबकीय प्रेरण का। निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई बताइए। ए में लिखा है परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, देखिए तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। बिल्कुल सही है यार ये तो, हाँ बिल्कुल सही है। परमाणु द्रव्यमान समान एवं परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न है तो इसको आइसोबार बोलते हैं, ये भी सही है। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉम मास यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही है। परमाणु की चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 2n²। इसका सूत्र होता है, 4 कक्षाएं होती है KLMN। इसका क्रमांक होता है 1 2 3 4। चौथी कक्षा का पूछा है यानी ये वाला। इसका देखो n का मान कितना है 4 है, तो 2n की जगह पर 4 का स्क्वायर हम करेंगे। 4 का स्क्वायर आपका हो जाता है 16। 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे 32 आंसर आएगा। याद रखना 32 करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप याद रखना ये डायरेक्ट कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नील्स बोर व बरी के नियमों को किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए बोर बरी स्कीम के नाम से। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है। देखिए परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला जो कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आएगा अल्फा कण प्रकीर्णन से, ऑप्शन नंबर सी। और 1911 में नाभिक की खोज की गई थी, याद रखना रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, तो 10 का पावर -15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखिए कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है। साथियों अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है यार तो देखिए आपके लिए साथियों इतनी मेहनत करते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराते हैं। आपको पता है बहुत रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपको क्वेश्चंस कराते हैं जो कि आपको पेपर में डायरेक्ट मिले। ध्यान से देखिए कण एवं तरंग दोनों ही की तरह कौन व्यवहार करता है, तो प्रोटॉन नहीं यार इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। याद रखना धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है। जो धातु का ऑक्साइड होता है वो किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है भाई। आगे देखिए वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, बताइए। देखिए सिल्वर और गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी सोना और चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है। भाई देखिएगा ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार अम्ल एवं क्षार क्रमशः क्या है, तो ब्रोस्टेट लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार क्रमशः क्या है, तो अम्ल प्रोटॉन दाता होता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराने की जो प्रक्रिया है इसको उदासीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण। भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए भोजन को मुख्य गुहा से आमाशय तक कौन पहुंचाता है? ग्रास नली ना, ईसोफेगस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्रास नली। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने थे? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, करेक्ट होगा 7 जोड़े भाई। आगे देखिए आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, वे कौन से हैं? तो 3 प्रकार का आरएनए होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे देखिए गुणसूत्र किसके बने होते हैं? देखिए गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आरएनए से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। गुणसूत्र की संरचना में कौन शामिल होता है? तो गुणसूत्र की संरचना में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है और हिस्टोन भी शामिल होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन से हैं? देखिए मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक जो आवश्यक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा मानव रोग हो जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए क्वासी-योरकर बीमारी। ऑप्शन नंबर सी मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेरिब्रम में भाई। ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, जिसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? साथियों देखिए मनुष्य और पक्षियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, बंद। ठीक है, पक्षियों एवं मनुष्य में रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इन सभी में, कीटों में, तितली में, कॉकरोच में, उपयुक्त सभी में, याद रखेंगे। आगे देखिए रक्त बनावट में किस तरह का होता है? तो रक्त गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा भी होता है, लाल भी होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा अवयव है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? देखिए इनमें से कौन सा अवयव है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? देखिए आरसीबी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, प्लासेंटा। चलिए क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट, आयरन, कॉपर या कार्बन? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बताना आप कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिनका सेट ही नहीं दिख रहा है वो भी आप हमें जरूर बताना। रात में भी एक टॉप 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स करवाएंगे, उसको भी जरूर देखना। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले जो मैंने क्लासेस करवा दिए हैं वो जरूर देख लेना। ऐसा नहीं है कि कोई आप एक टॉप 100 क्वेश्चन देख कर जाओगे करंट या साइंस का, उसी से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपको सारी क्लासेस देखनी है जो मैंने अभी रिसेंटली करवाए हैं, जाकर देख लेना पेपर से पहले, ठीक है। चलिए तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। जय हिंद, वंदे मातरम।